बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एजीसीडब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स को आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है और एजीसी डेटाबेस को आपने किस तरह यूज़ करना है। क्योंकि पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एजीसीडब्ल्यू कैटेगरी में आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए। आगे चलने से पहले आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और लेट्स मूव ऑन। I'm a neurosurgeon by profession and I'm chief editor of Pakistan Journal of Surgery and Medicine. And by passion, I have been into research methodology for last many years. इस वीडियो के अंदर हमने रिसर्च और पब्लिकेशन पे बात करनी है कि पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में आपकी किस तरह की रिसर्च और पब्लिकेशन वैलिड हैं, उनकी किस तरह नंबरिंग होती है, किस किस्म के जर्नल्स में आप पब्लिश कर सकते हैं और उसकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरे नंबर पे ये कि कौन कौन से जर्नल जो है पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, क्या कोई पाकिस्तानी जर्नल इसमें इंक्लूडेड है। अगर पाकिस्तानी जर्नल्स नहीं है तो हमारे पास अभी बेसिक ऑप्शन क्या है जिसमें हम इसमें रिसर्च को पब्लिश कर सकते हैं। अब अगली चीज जो इसमें आइडेंटिफाई करनी है वो ये कि इम्पैक्ट करते जर्नल्स जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डेटाबेस में है। आपको इस वीडियो में इस तरह के हाइपरलिंक्स मिलेंगे। अगर आप इनको देखना चाहते हैं जो मैंने इस पर क्लिक किया नीचे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन का लिंक जो होगा वो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको जर्नल वेबसाइट के ऊपर देखनी चाहिए सबमिशन से पहले, ताकि आपको पता हो कि ये जर्नल प्रॉपर इंडेक्स जर्नल है या नहीं। और यंग रिसर्चर्स के लिए, जो कि यंग और अपकमिंग रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अभी अपनी रिसर्च शुरू की है, उन लोगों के लिए एडिशनल रिसोर्सेज के उनको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। सो पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम की जो पीआरपी गाइडलाइंस हैं उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिसर्च पेपर्स हैं, उन्होंने उसके 5 पॉइंट्स हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि आपकी 2 पब्लिकेशन होनी चाहिए। पहले इस पे क्या हुआ, ये कैसे हुआ, जो पब्लिकेशंस पहले थे उसमें पहले बात कर चुका हूँ, वीडियो जो है वो अवेलेबल है। जो इंटरनेशनल और नेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में जो आपकी रिसर्चेस एक्सेप्ट होंगी, ये इस पर इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स जो है वो आपके डब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक्स और वाई कैटेगरी के जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स है। दूसरी चीज ये जो आपको इस पे याद रखनी है कि उस पे आपकी डीओआई लिंक आपका होना चाहिए उस जर्नल में। बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं जो इम्पैक्ट फैक्टर हैं लेकिन डीओआई नहीं देते, तो इसलिए पब्लिकेशन से पहले ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि डीओआई लिंक होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, यू हैव टू बेयर विद मी, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कुछ स्लाइड्स में। सो जो इम्पोर्टेंट पार्ट, डब्ल्यू कैटेगरी एजीसी जर्नल होना चाहिए, डीओआई लिंक होना चाहिए, तो तब आपको इसके नंबर्स मिलेंगे। जो अभी पीआरपी की पॉलिसी है, पॉलिसी हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए। AGC ने कहा है कि पेपर्स पब्लिश्ड ओनली इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स ऑफ डब्ल्यू कैटेगरी शैल बी स्कोर्ड। ये आपकी इस पे पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम मैनुअल पे ये आ रहा है और इसका सोर्स जो है वो मेंशन है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, ये इन्होंने डब्ल्यू कैटेगरी लिखा हुआ है, ठीक है। अब डब्ल्यू कैटेगरी पे हम अभी प्रोसीडिंग स्लाइड में बात करते हैं। यस, ये क्वेश्चन है कि क्या कोई पाकिस्तानी जर्नल डब्ल्यू कैटेगरी AGC में है या नहीं। पहले पाकिस्तानी जर्नल्स होते थे डब्ल्यू कैटेगरी में, लेकिन 2020 क्लासिफिकेशन के बाद कोई भी पाकिस्तानी मेडिकल साइंस जर्नल जो है वो डब्ल्यू कैटेगरी में नहीं है। ठीक, बायोमेडिकल साइंस जर्नल जिसमें आपके पास बड़े बड़े जर्नल्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे इस वक्त एक्स कैटेगरी में है और बाकी मेजोरिटी जो है वाई कैटेगरी में, लेकिन उनमें पब्लिश्ड आर्टिकल्स अनफॉर्चुनेटली पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो पाकिस्तानी मेडिकल जर्नल्स जिनका इम्पैक्ट है क्लैरिवेट एंड लेटेक्स में है, और इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले मैंने एक वीडियो की है इम्पैक्ट फैक्टर पे, तो उसको प्लीज़ देखिएगा। JPMA है, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जो कराची से चलता है, बहुत अच्छा जर्नल है, पाकिस्तान के हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में से आता है। JCPSB है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, लेकिन ये AGC की एक्स कैटेगरी में है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज है, कराची से चलता है, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली AGC की एक्स कैटेगरी में है। जे अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद। अब जो मजे की बात है वो ये कि ये चारों जर्नल पबमेड पे इंडेक्स है। आप पबमेड पे जाएंगे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे जाएंगे, तो आपको इन जर्नल्स में पब्लिश्ड आर्टिकल वहाँ पे नजर आएंगे। ये सारे ओपन एक्सेस जर्नल हैं, इन सारों का इम्पैक्ट है, लेकिन पहले 3 जर्नल जो है वो एक्स कैटेगरी में है और जो जे अयूब मेडिकल कॉलेज है वो इस वक्त वाई कैटेगरी में। जब AGC ने ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी तो उस वक्त एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल छपा था डॉन में, और उसको मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे।
The lowering of category of these index journals by HEC will not make any difference to these journals as they are not commercial entities. इन journals पे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि journals को एक अच्छे से publish हो रहा है. But the HEC action will make a difference to younger doctors interested in research and to those seeking professional growth through research-based publications. अगर आप इस आर्टिकल पे मजीद पढ़ना चाहते हैं तो ये तो 12 फरवरी 2020 के डॉन में ये छपा था, जो लिंक इसका मेंशन है. लेकिन इसमें जो बात समझने वाली है कि जब ये डिसीजन एचईसी का आया, इनको डब्ल्यू से एक्स कैटेगरी में लेके आए, तो उसकी इम्पैक्ट अब आप लोगों को इसकी समझ आ रही है. जब आप लोगों ने पब्लिश करना है और आप लोगों के पास कोई भी पाकिस्तानी जर्नल नहीं है जो डब्ल्यू कैटेगरी में हो, अगर ये पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम की ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती है तो आप लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे. ये मसाइल मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. For eligibility in Punjab residency program, your research must be published in W category journal. W category पे हम अभी बात करेंगे कि उन्हें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है. It must be published open access. ये मैंने अभी अगली स्लाइड में इस पर भी डिस्कस करूंगा कि ओपन एक्सेस पब्लिकेशन क्यों आपके लिए जरूरी है. एंड इट मस्ट हैव अ DOI नंबर. DOI नंबर पे मेरी पहले भी कुछ वीडियो है वो देख लीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा. लेकिन ये बात समझने वाली है कि 3 चीज़ें आपके जर्नल को पूरी करनी चाहिए आर्टिकल को, अगर आप उसको पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं. डब्ल्यू कैटेगरी में हो, ओपन एक्सेस हो और साथ उसका DOI नंबर हो. 2020 क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो एचईसी ने किया था उसकी 3 कैटेगरीज हैं जर्नल्स की. डब्ल्यू कैटेगरी जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है, एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी. पहले एक कैटेगरी जेड कैटेगरी होती थी लेकिन वो एचईसी ने जो है खत्म कर दी है, और एचईसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स के पास इम्पैक्ट फैक्टर होता है. वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, बाकी किसी भी कैटेगरी के जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है. ओपन एक्सेस पब्लिकेशन, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ये डेटा लिया है, और ओपन एक्सेस पब्लिकेशन रेफर्स टू फ्रीली अवेलेबल डिजिटल ऑनलाइन इंफॉर्मेशन. अब ये जो फ्रीली अवेलेबल का मतलब ये है, ये आपके लिए फ्रीली अवेलेबल, रीडर के लिए फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन जो ऑथर है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे करके पब्लिश होना पड़ता है. ऑथर को पब्लिकेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, रीडर को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता. ये है ओपन एक्सेस पब्लिकेशन. ओपन एक्सेस स्कॉलरली लिटरेचर इज फ्री ऑफ चार्जेस फॉर रीडर, नॉट फॉर ऑथर. तो इसलिए अगर आपने पब्लिश होना है तो आपको ओपन एक्सेस पब्लिकेशन चार्जेस देने पड़ेंगे. ये जनरल टू जनरल वेरी करता है. कुछ जर्नल जो है वो $50 से स्टार्ट होते हैं जो अच्छे जर्नल्स हैं, और जो बड़े इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं उनके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जाते हैं पब्लिकेशन चार्जेस. आप जब एक रिसर्च पढ़ते हैं तो उस पर आपने देखा होता है ये कि ये ओपन एक्सेस ग्रांट जो है ये फलां यूनिवर्सिटी ने ली है, या ये फलां इस पे हमारे पास स्पॉन्सर था जिसने ओपन एक्सेस ग्रांट. ये ओपन एक्सेस ग्रांट का मतलब ये होता है कि ये पब्लिश जो हो रहा है वो उनके पैसों से हो रहा है. ये ओपन एक्सेस का ये साइन है. ठीक है, ये मतलब आपको आर्टिकल्स में भी नजर आता है, या आर्टिकल्स में लिखा होता है कि ओपन एक्सेस. अगर आपने जर्नल आइडेंटिफाई करना है एचईसी डेटाबेस में और आप किसी एक जर्नल को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, दिस इज हाउ यू विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू एचईसी वेबसाइट. दैट इज, आप बॉटम ऑफ स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा. एचईसी वेबसाइट है ajrs.hec.gov.pk. ये इनकी जर्नल डेटाबेस है. इधर जाके आप जर्नल का नाम या आईएसएसएन नंबर लिखेंगे. यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रही है जर्नल नेम या आईएसएसएन नंबर, और यहाँ पे अगर आप ये एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं और फाइंड जर्नल करते हैं तो जर्नल आपके सामने खुल जाता है. डिसिप्लिन वाइज से जो होती है ये आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपने डिसिप्लिन में सर्च करना है, इसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ, एचईसी की डेटाबेस में बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, और डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल को आइडेंटिफाई करना ये बड़ा जरूरी है पब्लिकेशन से पहले. एचईसी वेबसाइट पे जाइए जो ajrs.hec.gov.pk है. टॉप राइट पे आपको नजर आएगा डिसिप्लिन वाइज सर्च की ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये नजर आएगा, ये देखें डिसिप्लिन वाइज सर्च है, ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है, और उस पर आपने ईयर सर्च करना फॉर द ईयर 2019. आपको वहाँ पे 2020 के जर्नल्स नजर नहीं आएंगे, 2018 या 19 की ऑप्शन होगी, क्योंकि इन्हीं की बेस पे इम्पैक्ट बनता है. इम्पैक्ट फैक्टर पे अगर आपने समझना है तो मेरी एक कल मैंने वीडियो ऑनलाइन की थी, उसको प्लीज देख लीजिएगा, और उससे आपको मजीद इम्पैक्ट फैक्टर की समझ आएगी. नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है, वहां पे जाके डिसिप्लिन वाइज सर्च में जाके एरिया सेलेक्ट करना है. एरिया के अंदर आपके पास एग्रीकल्चरल साइंसेज है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, एजुकेशन एंड एचआर है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, सोशल एंड बिहेवियरल एंड इकोनॉमिक साइंसेज. ये एचईसी की जनरल क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए आपके लिए जो कंसर्न है वो बायोलॉजिकल और हेल्थ साइंसेज. आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बायोलॉजिकल हेल्थ साइंसेज को आपने सेलेक्ट किया.
अगली चीज़ जो उसके ऑप्शन आती है वो सब्जेक्ट एरिया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्च आपको कैसे लगती है, लेकिन अब आपने बायोलॉजिकल और हेल्थ साइंस सेलेक्ट करके सब्जेक्ट एरिया सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट एरिया में फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसमें बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। डेंटिस्ट्री है, हेल्थ प्रोफेशन है, मेडिसिन है, न्यूरोसाइंस, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेस है, साइकोलॉजी है, वेटरनरी साइंसेस है। अब इसमें जो आपने एक चीज इंपॉर्टेंट है वो कि जब आपका आर्टिकल आपने लिखा है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, उस फील्ड के हिसाब से आपने जर्नल को जब नैरो करना है। ये एजीसी का जो डेटाबेस है बड़ा खूबसूरत है, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है और इसमें आपको ये एग्जैक्ट एक जर्नल पे ले जाता है जो या आपको 5 से 10 जर्नल बताता है जो आपके आर्टिकल के लिए सूटेबल। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ जाएं अपने आर्टिकल्स पब्लिश कराएं तो डू सर्च इन एचईसी डेटाबेस। आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी। सब कैटेगरी इन 6 सब्जेक्ट्स के इन जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके सामने नजर आ रहे हैं 7-8, इनके हिसाब से हर एक की सब कैटेगरी डिफरेंट है। यहाँ पे सब कैटेगरी सिलेक्ट की, उसके बाद आपने एजीआरएस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, डब्ल्यू कैटेगरी। वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रही हैं, डब्ल्यू, एक्स और वाई, लेकिन आपने सिलेक्ट करनी है डब्ल्यू कैटेगरी और ये सारे का सारा आपको एचईसी की वेबसाइट पर नजर आएगा। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, सारी चीजें आपने सेलेक्ट करनी, रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेस सेलेक्ट किया, एरिया में सब्जेक्ट कैटेगरी में मैंने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेलेक्ट किया। सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑल सब्जेक्ट कैटेगरीज की है, इसको मजीद आप नैरो कर सकते हैं, ऑप्शन आती हैं। तो मेरे पास जो डब्ल्यू कैटेगरी में है जो कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जर्नल है वो 640 है। 640 जर्नल ऐसे हैं जो डब्ल्यू कैटेगरी रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 640 जर्नल में एक भी पाकिस्तानी जर्नल नहीं है। बायोलॉजिकल इसमें आपकी हर सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से डिफरेंट जर्नल्स हैं जो कि आपको इसमें नजर आएंगे, और मेडिकल साइंसेस के ये हैं और कैटेगरी डब्ल्यू है। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्म में आएगा, आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफ़ा अपना ये सारा नैरो करके जो होता है, नैरो करने के लिए फर्दर रिसर्च को नैरो करने के लिए आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की बजाय इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्दर नैरो डाउन कर सकेंगे इसे। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज समझने वाली है, ये तो इसका टाइटल हो गया, ये इसके बाद सीरियल नंबर वाइज हो गया। जेपीआई, जेपीआई ये जनरल का स्कोर है और ये इसका बटालियन है कि ये एच आर एस को किस तरह स्कोर करता है। तो ये इनके जो प्लैटिनम है वो हाईएस्ट है और उसके बाद जो क्ले और ब्रॉन्ज है वो लोएस्ट है। अब ये एक जर्नल है, जैसे आपको पीछे नजर आ रहा है, नेचर बायोटेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, तो मैंने उसी जर्नल को अब खोला है। इसका देख लें, ये इन्होंने दिखाया है कि ये इसके सब्जेक्ट एरियाज हैं, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके ऊपर ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये ईएफटी, ये इसका स्कीमागो जर्नल रैंकिंग है, ये एच इंडेक्स है और ये इसकी साइटेशन की सारी इसके हैं जो एजेआरएस इनको स्कोरिंग करता है उसकी बेस पे। देख लें, ये इन्होंने कहा है कि ये 1/549 ये नंबर 1 पे जर्नल है। इसी तरह आप बाकी जर्नल भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो है ये स्कोपस का मतलब ये है कि ये जर्नल जो है ये मेन स्कोपस में इंडेक्स है या नहीं, आपने ये भी देखना होता है, क्योंकि ये चीज जब साइटेशन मैटर करती है या इम्पैक्ट मैटर करता है उसका स्कोपस इंडेक्स होना जरूरी है। और ये वेब ऑफ साइंस है, इस पे 4 चीजें आपको नजर आ रही हैं। ये आईएसएसएन नंबर है, हर जर्नल का यूनिक होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन नंबर होता है ये कंट्री ऑफ पब्लिशर है और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस। और ये जो जर्नल इन दोनों पे इंडेक्स होता है वो पबमेड पे भी इंडेक्स होता है। अब जब आपने जर्नल एक अपना देख लिया, कोई भी जर्नल पब्लिश कर रहा है, उसकी आपने वेबसाइट खोली तो सबसे पहले जाके देखना है एम्स एंड स्कोप। एम्स में बताएगा, इधर से आपको पता चलेगा कि क्या आपका पेपर इस जर्नल में पब्लिकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक, दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे ऑथर इंस्ट्रक्शंस पे देखना है कि ऑथर इंस्ट्रक्शंस पे वो क्या कहता है। इधर आपने देखना है कि पेपर फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में पेपर मांग रहा है, पेपर के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो बताते हैं कि इसको इन पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो यूजुअली जो पेपर के पार्ट्स होते हैं उस पर आपके पास होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथोडोलॉजी होता है, फिर जो होता है रिजल्ट्स होता है, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है और रेफरेंसेस होता है। लेकिन हर पेपर के डिफरेंट उधर जर्नल के ऑथर इंस्ट्रक्शंस पे वेरी करता है। तो आप जो अगर चाहते हैं कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो, ठीक, तो आपने ऑथर इंस्ट्रक्शंस पे जो लिखा है उसको आपने टू द लेटर फॉलो करना है। अगर वो कहते हैं कि हमें साथ में ये एडिशनल मटेरियल्स चाहिए, जैसे कुछ जर्नल होते हैं वो कहते हैं कि हमें आप रिसर्च डेटा प्रोवाइड करें एक्सेल फॉर्मेट में, वो आपने दे दिया। वो कहते हैं कि आप एक कवरिंग लेटर दें, वो भी आपने दे दिया। तो वो ये सारी चीजें, जो जो चीजें उनकी ऑथर इंस्ट्रक्शंस पे मेंशन है वो आपने देखनी है। तीसरी चीज जो आपने देखना है, पब्लिकेशन चार्जेस। अब बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो पब्लिकेशन चार्जेस चार्ज कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में।
रुपयों में नहीं, डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जर्नल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो पब्लिकेशन चार्जेस नहीं ले रहे। आप, मेरा मशवरा ये है कि आप पब्लिकेशन के लिए ऐसे जर्नल्स को टारगेट करें, क्योंकि पब्लिकेशन में ये तकरीबन जो सबमिशन टू पब्लिकेशन टाइमलाइन है ये जर्नल के ऊपर मेंशन होती है। यूजुअली जो होता है ये वीक्स में होता है, लेकिन कुछ जर्नल्स का ये मंथ्स में भी होता है। तो ये आप देख लें अपने हिसाब से, आपने इन चार चीज़ों को देखना होता है कि इन योर स्कोप, ऑथर इंस्ट्रक्शंस, पब्लिकेशन चार्जेस और सबमिशन पब्लिकेशन टाइमलाइन, ताकि आप रिसर्च को वहाँ पे भेजें। और जर्नल का पब्लिकेशन मॉडल क्या है? तीन मॉडल्स इन प्रैक्टिस हैं। ओपन एक्सेस, जिसमें पैसे आपको देने पड़ेंगे। क्लोज, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसमें ये होगा कि जो रीडर होगा उसको पैसे देके चार्ज, वो उससे चार्ज होता है। और हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ये कि कुछ आर्टिकल ओपन एक्सेस पब्लिश होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, क्लोज को समझें। क्लोज एक्सेस ये है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है, और आपको उस पे जर्नल पे वो पब्लिश हो जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर में छपेगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। रीडर पैसे देके वो आर्टिकल खरीदेगा। लेकिन आपकी जो, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्लोज एक्सेस जो है वो शायद इसमें पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में अलाउड नहीं है, और आप लोगों के लिए जो है वो ऑप्शन ओपन एक्सेस किया जाता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए होनी चाहिए। मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए एक पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम रिसर्च की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बेसिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं, और ये मेरा चैनल है सिर्फ होगा। आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू इट एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को रिसर्च से रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो इस पर शेयर करता रहूँगा। तो आप लोगों को अगर कोई क्यूरीज हैं, ये क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन माय ईमेल एड्रेस, और यू कैन लीव अ कमेंट ऑन माय चैनल, या फिर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे भी इसे कर सकते हैं। तो ये, आई लव टू आंसर देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम एस्पायरेंट्स। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक मैसेज है कि एक कोरोना वायरस के डेज में प्लीज कीप वेयरिंग मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, एंड कीप योर सेल्फ एंड योर